दोस्तों, क्या आपको अपने बचपन का वो वक्त याद है जब बेपरवाह होकर आप अपना सारा दिन बस वीडियो गेम्स के मजे लेने बिताते थे? लेकिन जब बढ़ती उम्र के झोल में हमें अपने कामों में उलझना पड़ा, तब अक्सर बचपन की यादें हमारी आंखों में खुशी के आंसू ले आती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गेमर्स उन गेम्स जिन्हें खेलकर वो बड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो या तो एकदम बेतुकी गेम्स थी या वो कुछ चौंकाने वाले सवाल खड़े करती थी। पोकेमोन की बेतुकी चीजों से लेकर माइनक्राफ्ट के भद्दी बिल्डिंग्स तक, आज हम आपके लिए वीडियो गेम्स की कुछ ऐसी क्रीपी थ्योरीज लेकर आए हैं जो शायद आपके बचपन की यादों को बर्बाद कर दे। और हाँ, मेरा यकीन मानिए, वो गेम्स आपकी बंद आंखों के सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। क्या आपको मुझ पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा? चलिए खुद ही देख लेना। दुश्मन या दोस्त, सोनिक द हेजहॉग 1991 से दौड़ने, स्पिन डैशिंग के साथ कुछ भयानक रूप से बिना सर पैर वाले फैन आर्ट को लगातार इंस्पायर करता आ रहा है। पर क्या होगा अगर आपसे मैं ये कहूं कि नीला भाई असल में उतना भी आजाद नहीं है जितना कि वो दिखाई देता है? अच्छा चलिए जरा थोड़ी देर के लिए उसके घर की जांच पड़ताल कर लेते हैं। हाँ, माना कि हर प्लेटफॉर्मर की दुनिया थोड़ी बनावटी होती है, लेकिन भैया सोनिक तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ही ले जाता है। कैसा लगा मेरा मजाकिया पंच? इसके घर में ऐसे लूप डे लूप हैं, कॉर्कस्क्रू हैं, जो भैया नेचुरली तो कभी नहीं बन सकते। इन्हें बस नीला बाई की तूफानी स्पीड से पार करने के लिए यहाँ पर बनाया गया। और तो और सोनिक की दुनिया उसकी पूरी मदद करने के लिए डिजाइन की गई चीजों से भरी हुई है, जैसे स्प्रिंग्स, डैश पैड, मूविंग प्लेटफॉर्म और पावर अप। और सोनिक की दुनिया को प्राकृतिक और हरे रंग के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें गेम का विलन एगमैन ही बस इकलौती इंडस्ट्रियल फोर्स के रूप में मौजूद है मेरे भाई। चलिए ये तो समझ में आता है कि एगमैन ने ही उन सब नॉन नेचुरल डिवाइसेस और स्ट्रक्चर्स को वहां पर रखा था, लेकिन भैया मुझे ये बताओ कि वो अपने दुश्मन की मदद करने वाले टूल्स बनाएगा क्यों? बताओ। चलो ये बताओ कि सोनिक असल में है क्या? वो एक हेजहॉग है? मतलब टेक्निकली वो एक रोडेंट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी प्रजाति है चूहों और गिनी सुअरों जैसे रोडेंट से घिरा हुआ है। और आप ये देखेंगे कि इन जानवरों को अक्सर पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है। जी हाँ, ये सही है। ये थ्योरी साबित करती है कि आपका ग्रैंड हीरो सोनिक द हेजहॉग पिंजरे में एक पालतू जानवर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। दोस्तों, वो सभी स्प्रिंग्स, लूप, डैश पैड और मूविंग प्लेटफॉर्म नेचुरल चीजों के रूप में कोई सेंस नहीं बनाते, लेकिन अगर उन्हें हम एक्सरसाइज वाली मशीन की तरह देखें तो ये बिल्कुल सेंस बनाते हैं। जैसे सोनिक के चारों ओर घूमने फिरने के लिए वो हैमस्टर व्हील का ही एलोबरेटेड हिस्सा है भाई। हाँ, माना इसे हर लेवल पर दुश्मन और जाल से बचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एगमैन ने सोनिक को और ज्यादा लाइव्स हासिल करने का तरीका भी बना दिया है। ये कैसा दुश्मन हुआ मेरे भाई जो अपने दुश्मन को बचने के साधन भी देता है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एगमैन अपने इस पालतू पशु के इंश्योरेंस पर कितना पैसा खर्चा करता होगा। परमाणु जैसा आतंक, पोकेमोन की दुनिया जितना हम उसे क्रेडिट देते हैं उससे कहीं ज्यादा रियलिस्टिक फ्रेंचाइजी है। अरे नहीं यार, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे भी 12 साल की उम्र में वैसे ही घर से निकाल दिया था, बल्कि मेरा मतलब है उनके सेटअप से। हर एक पोकेमोन गेम का क्षेत्र मोटे तौर पर असली दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्र पर आधारित है। जैसे स्वॉर्ड एंड शील्ड यूके का मिनी पोकी वर्जन था, जबकि उनका ट्रॉपिकल सन और मून यूएस के हवाई पर आधारित थे। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स को उनोवा क्षेत्र में स्थापित किया गया जो अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क पर आधारित है। इन गेम्स में खिलाड़ी उस लेजेंडरी पोकेमोन विक्टिनी को पकड़ सकते हैं जो फैंस का मानना है कि एक निहायती डार्क चीज का सिंबल हो सकता है भाई। विक्टिनी की पोकेडेक्स एंट्री इसे विक्ट्री पोकेमोन के रूप में रेफर करती है और हमें ये बताती है कि इसके शरीर में भारी मात्रा में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी सेकंड फट सकती है। इस आइडिया को और पक्का करने के लिए विक्टिनी बहुत सारे विस्फोट थीम वाले मूव्स भी सीखती है, जैसे इंसुनरेट, इन्फर्नो और फाइनल गैम्बिट। बस यही वो वजह है जिससे कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि विक्टिनी एक एटॉमिक बम को रिप्रेजेंट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वे डीजे डे उस दिन का प्रतीक है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने उनके सामने सरेंडर करके उनके सामने घुटने टेक दिए थे। वीजे डे में उस वी का मतलब जाहिर तौर पर है विक्ट्री। वहीं दूसरी तरफ विक्टिनी भी एक साइकिल फायर टाइप है, जिसे अगर आप परमाणु बम के एलिमेंट के साथ जोड़कर देखें तो एकदम सटीक लगता है। इतना ही नहीं, इन गेम में आप विक्टिनी को लिबर्टी गार्डन नाम की एक जगह पर पकड़ते हैं, जो मैकडोनल्ड्स में से पकड़ने के अलावा मैं मानता हूँ कि अमेरिका की दूसरी सबसे परफेक्ट जगह है। और बस इतना ही नहीं, आपको याद है ना मैंने कहा था कि हर एक पोकेमोन गेम दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर आधारित होती है? तो सुनिए, रूबी और नीलम की वो हेंज सेटिंग जापान के क्यूए क्षेत्र पर आधारित। और कमाल देखिए, नागासाकी यहीं पर स्थित है। अगर आप उस जगह पर जाते हैं जहां नागासाकी मैप पर मोटे तौर पर हो सकता है वो, तो आप लोगों को वहां तबाही मचाने वाली घटनाओं से बचाने के लिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर भी देखने को मिलेंगे। और गैस कीजिए वहां उस बंकर के बाहर क्या होगा? जी हाँ, बंजर पड़ी जमीन, जैसा कि परमाणु विस्फोट के बाद हुआ था। हालांकि चिंता न करें क्योंकि विक्ट्री आपके 12 साल के हीरो के रैशनल और मैच्योर हाथों में एकदम सुरक्षित है। ओह यार प्लीज, फिर कभी उस पोकेबॉल को कहीं फेंकने मत देना, उसके बारे में पहले सोच लेना। खौफनाक सुअर,
दोस्तों, माइनक्राफ्ट की क्रिएटिविटी स्लैश दुनिया में डूबे रहने के समय के दौरान मुझे बदकिस्मती से वक्त वक्त पर कुछ घटिया क्रीपर्स के साथ अपना आमना सामना होता रहा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने उस बंद दिमाग दोस्त की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो सुबह 2 बजे मुझे गेम खेलने के लिए इन्विटेशन भेजता रहता है। बल्कि मैं तो इन चीज़ों की बात कर रहा था, ये लंबे हरे डरावने अजीबो गरीब वालों वाली जो पता नहीं कहाँ से टपक कर एक्सप्लोड होकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। खैर छोड़िए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माइनक्राफ्ट समुदाय के कई लोग मानते हैं कि असल में इन डरावने बॉम्बर्स के बनने के पीछे हमारा कोई जान पहचान वाला था। ये प्यारे छोटे सुअर हैं और कई लोग ये कयास लगाते हैं कि ये स्वीट प्यारे जीव ही इन राक्षसी क्रिपल्स में विकसित हुए हैं जिनसे आज सारा गेमर समुदाय थर थर कांपता। अरे नहीं, ये उतनी भी मनगढ़ंत बात नहीं है जितनी की सुनने में लगती। अच्छे से सुनो इसे। इस गेम में पहले से ही एक पिगमैन मौजूद होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी समय ये हम्बल पिग किसी तरह इवोल्यूशनरी पाथ पर पहुंच गया होगा और खतरनाक होने के बावजूद ये क्रीपर सुअरों की तरह ही झुंड में रहते हैं। ये अजीब क्रीपर्स भी अक्सर ऐसे गुफाओं में पाए जाते हैं जिनमें मशरूम होते हैं और जनाब असली दुनिया में भी सुअरों को नियमित रूप से ट्रफल सूंघने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मियाँ वो दूसरी जगह जहाँ वो अक्सर पाए जाते हैं वो है हरा भरा जंगल, जो हमें ये हिंट देता है कि वो क्यों ऐसे इतने लंबे और इतने हरे भरे होकर विकसित हुए हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, पेड़ों से फल खाने उनके परिवेश में ढलने के लिए। और इस थ्योरी का एक मेटा लेवल भी है। कहते हैं कि इन क्रीपर्स की एंट्री तब हुई थी जब इस खेल के निर्माता नॉच एक सुअर मॉडल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फिर उन्होंने आखिरकार इसे लंबा करके उसका रंग रूप बदल दिया। इस नए अजीब डिजाइन की ओके रिपोर्ट करते हुए उसने इस भद्दी चीज को इस खेल में इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया। लेकिन भैया वे ऐसे फटते क्यों हैं? सुनिए, बाकी कई फार्म एनिमल्स की तरह ही पिग्स भी बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। और वो भी इतनी ज्यादा कि कुछ फार्म्स ने उस मीथेन को ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए जब ऐसा कोई क्रीपर आपकी ओर दौड़ता हुआ आकर जोर से फट जाए ना, हो सकता है कि आप आग की लपेट बनकर धुआं धुआं हो जाए, बल्कि आप पादू गेंद बनकर उड़ रहे हो। दर्द तेरे की, मुझे लगा था कि उनकी मेरी बिल्डिंग खराब करना ही सबसे घटिया बात थी। आपको क्या लगता है, क्या इस थ्योरी में कोई दम है? क्या फिर लोग यूं ही बेवजह गर्म हवा सूंघकर पगला गए हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। हाँ, और ऐसी धांसू वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है। पापी पेट का सवाल है। हर एक कल्चर में इंसान इस धारणा से परेशान रहा है कि मरने के बाद वहां पर कुछ है जो बहुत डार्क है, भयानक और अनजाना हो सकता है। और पोकेमॉन वालों की माने तो वो है कर्ली पेट्स। घोस्ट टाइप पोकेमॉन 1996 में पहला गेम जारी होने के बाद से श्रृंखला का बॉस रही है। जनाब वे ऐसे डरावने घातक जीव हैं जिन पर किसी चलते फिरते ओंगे पोंगे आम हम लोगों को असर नहीं होता, जिसके कारण कई फैंस ने पता नहीं क्या सवाल उठाए कि भैया अगर ये भूतिया पोकेमॉन इतने भूतिया हैं तो फिर उनको पकड़ना कैसे मुमकिन है? ऐसा है तो फिर वो गायब क्यों नहीं हो जाते या पोकेबॉल के बीच से होकर क्यों नहीं गुजरते? तो सुनो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये घोस्ट पोकेमॉन 2010 की हर ब्लॉकबस्टर मूवी के गुंडों की तरह खुद को पकड़वाने का प्लान बनाते? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये मासूम दिखने वाले जीव असल में शैतानी पपेट मास्टर्स हैं और इनका इकलौता लक्ष्य पता क्या है? इंसानों की आत्माओं को कैप्चर करना। फॉर एग्जाम्पल, बैलून घोस्ट पोकेमॉन ड्रिफ्लून के विवरण में कहा गया है कि ये बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, बस इसलिए ताकि वो उन्हें अपने साथ ले जाकर दुनिया से गायब कर सके। इसके बाद नंबर आता है शानदार नाम वाले पोलोजेन का। अरे भैया, ये ग्राउंड जैसा देखने वाला अजीब सा भूतिया कैसे हो सकता है? ये तो रेत से बना हुआ हमारा जिगरी यार है। पोकेट्स की ये मॉर्बिड वाली एंट्री हमें ये बताती है कि इस फ्रेंडली सरफेस के ठीक अंदर ऐसे लोगों की बची कुची हड्डियों का ढेर भी पड़ा हुआ है जिन्हें इसने नेस्तनाबूद कर दिया था। और अगर आप इससे भी ज्यादा घातक चीजों को देखने की चुल्ल मचा रहे हैं ना, तो जनाब इस लैम्पेंट पर एक नजर डालें जिसकी पोकेडेक्स एंट्री साफ साफ ये बताती है कि अस्पताल के चारों ओर लटक कर बस वहां के लोगों के मर जाने का इंतजार करता रहता है। वो भी इसलिए ताकि ये उनकी आत्मा को अपनी आग के ईंधन के रूप में इस्तेमाल में ला सके। अरे यार, ये प्यारे से घोस्ट पोकेमॉन हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते, बल्कि वो तो हमारे शिकारी हैं। जी हाँ, बस इसलिए कि वो अपने आप को पकड़ने देते हैं, क्योंकि एक युवा ऊर्जावान पोकेमॉन ट्रेनर उनके लिए उनका मन पसंदीदा खाना है। इसलिए ये इससे इधर उधर चिपके रहते हैं ताकि वो धीरे धीरे अपने प्यारे मालिक की आत्मा की धज्जियां उड़ा सकें भाई। और ये देखते हुए कि वो पहले से ही मरे हुए होते हैं तो वो आराम से अपना सारा वक्त निकाल उस बूफे का स्वाद ले सकते हैं। और जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले पार्ट में बताया था, लोग पोकेमॉन को खाते हैं, इसलिए बराबरी के लिए हमें इनका खाना एकदम फेयर बात लगती है भाई। ये कौन है? मेरी राय में मारियो से बड़ा कोई हीरो नहीं है। उसने मुश्किल में फंसी युवतियों को बचाया, दुष्ट राजाओं को धूल चटाई, पूरी दुनिया की यात्रा की और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी गया, वो भी 2 बार। और किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपने आप को प्लम्बर कहता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। अब भैया इतनी हाई लेवल की पब्लिसिटी होगी तो फैंस की तादाद तो बढ़नी है, और यही वो चीज है जिससे हमें ये नेक्स्ट लेवल वाली थ्योरी मिलती है। तो जनाब पेश है वारियो, वो जीव जिसने न जाने कैसे 2 अलग अलग निंटेंडो फ्रेंचाइजी में अपनी जगह बनाई है। वो पहली बार 1992 में गेम बॉय एडवांस टाइटल मारियो लैंड 2 में दिखाई दिया, जो उस गेम के प्राइमरी
दुश्मन के तौर पर काम कर रहा था। तब से वो मारियो के दुश्मन की भूमिका निभाते हुए अनगिनत स्पिन ऑफ में किसी न किसी तरह से जरूर टपक ही पड़ता है। लेकिन जनाब, जब आप चीजों को थोड़ी और बारीकी से देखते हैं तब आपको ये महसूस होता है कि वारियो मारियो से नफरत नहीं करता है, बल्कि इसके उलट ऐसा लगता है जैसे उस पर मारियो का जुनून सवार हो रखा हो। आइए इसके सबूतों की जांच करते हैं। शुरुआत के लिए ये सुनिए, वारियो मारियो के जैसा ही नाम है, बस इसमें एम लेटर को पलटाया गया है। जब कपड़ों की बात आती है तो मारियो और लुइगी दोनों प्लम्बर हैं और भाई भी हैं, जिससे इनके एक जैसे कपड़े होने की वजह समझ में आती है। खैर, वे कहते हैं कि चापलूसी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नकल करना, और इसे याद रखें कि मशरूम किंगडम में मारियो एक सेलिब्रिटी है। उसे ओडीसी गेम में अपनी खुद की खास परेड भी मिलती है। बॉस, ये कहना एकदम सेफ होगा कि वो वारियो को असल में मिलने से बहुत पहले से जानता था। अरे हाँ, इससे याद आया, ये देखिए, ये रहा वारियो का सबसे पहले वाला घर। भाई, क्या आपने पीछे उस बड़े और खौफनाक मारियो के स्टैचू पर ध्यान दिया? वारियो कोई कट्टर दुश्मन, प्रतिद्वंदी या गिरोह का सदस्य नहीं, बल्कि वो तो एक ऑब्सेस्ड फैन है जो मारियो की तरह कपड़े पहनता है और उसका पीछा करता रहता है। ये देखते हुए कि वारियो कैरेक्टर की डिफाइनिंग विशेषताओं में से एक जिसके लिए वो फेमस है वो है उसकी बेलगाम लालच, तो इस बात का पूरा चांस है कि उसका वो मारियो एमुलेशन निहायत ही फेमस हो चुके मारियो की लोकप्रियता को हथियाना एक टुच्ची सी कोशिश है। भाई, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे वो ज्यादा दुष्ट विलन बनेगा या कम। फ्रेडी की छाप। फाइव नाइट्स एट फ्रेडी एक ऐसी सर्वाइवल हॉरर गेम सीरीज है जिसे यूं तो 12 या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सूटेबल माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी अच्छी खासी फेमस है। इस गेम में आप एक नायक की भूमिका में होते हैं जिसके पीछे ऐसी चीजें जो बेसिकली एक चीज के पुराने एनिमेट्रॉनिक्स के कम डरावने वर्जन होते हैं, हाथ धोकर पड़ जाते हैं। डर की लेवल की बात करें तो ये खेल पसीने के साथ साथ आपका खून भी मांगता है। भाई, इसके अक्सर मासूम शिकार बन जाते हैं जिससे इन्हें ये डरावने झटके और अजीबोगरीब उछलकूद काफी ज्यादा डरावना लगता है। ये 8 मैन गेम्स में फैलने के साथ साथ कई स्पिन ऑफ और यहाँ तक कई किताबों में फैली हुई है। जनाब, इस सीरीज में एक स्पैगेटी की कटोरे से ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें ऐसा कुछ भी है जो कि इसकी गेम कम्युनिटी को अपनी पहली एंट्री की बात से परेशान कर रहा है, और वो सवाल ये है कि फ्रेडी के थोबड़े पर हाथ का ये छाप किसने छोड़ा था। अगर आप फ्रेडी के कैरेक्टर मॉडल को करीब से देखते हैं तो आप साफ साफ उसके चेहरे पर हथेली की वो छाप देख सकते हैं। इसने कम्युनिटी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित किया है कि इसे किसने और क्यों छापा है। कुछ फैंस का दावा है कि ये सबूत है कि फ्रेडी ही 1987 की उस कुख्यात बाइट के पीछे कैनन गेम की वो महत्वपूर्ण घटना जहां एनिमेट्रोनिक ने एक बच्चे को काटने के बाद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि वो कौन सा एनिमेट्रोनिक था, ये सवाल सालों से अटकलों का विषय रहा है। फ्रेडी से दूर जाने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति ने निशान छोड़ने के लिए उसके चेहरे पर काफी जोर से मारा, हो सकता है, लेकिन हाथ का निशान इतना बड़ा है कि भैया मैं नहीं जानता कि किसी बच्चे का काम था। हालांकि एक और दिलचस्प थ्योरी बताती है कि ये प्रिंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद फ्रेडी ने वहां पर छोड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमेट्रोनिक्स को अक्सर मिक्स मैच किया जाता है, जिसके चलते कभी कभी हमें मैंगल जो अलग अलग एनिमेट्रोनिक्स का मुरब्बा है जैसी अजीब बेतुकी सी क्रिएशंस देखने को मिल जाती हैं। ये भी एक जाहिर सी बात है कि एनिमेट्रोनिक्स अंदर से खोखले होते हैं, मानो ये एक खाली सूट जैसे होते हैं जिसका अपना एक दिमाग होता है। हैंड प्रिंट के आकार और स्थिति को देखकर ये बात एकदम बेतुकी से लगती है। भैया कोई फ्रेडी को दूर धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके सिर को हटाने की कोशिश कर रहा है। ये थ्योरी इस प्रकार की है कि किसी पॉइंट पर एक अनफॉर्चुनेट पीड़ित उस सूट के अंदर फंसा हुआ होगा जिसमें फ्रेडी का सर जुड़ा हुआ था, और फिर अचानक से उस इंसान के खिलाफ हो गए। घबराए हुए निवासी ने तब पागलपन से उस सिर को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही अपने बुरे अंत का सामना करना पड़ा। लानत है ऐसी गेम पर, जबकि हम नहीं जानते कि फ्रेडी का वो शिकार कौन था। पर इस फ्रेंचाइजी के स्केल को देखते हुए ये कहना एकदम सुरक्षित होगा कि भैया जल्दी इस किस्से को भी अपनी एक बुक ट्रायलॉजी मिल सकती है। बैड टिंगल्स। दोस्तों, अगर आपने कभी लेजेंड ऑफ जेल्डा गेम खेला है तो आप इस आदमी से काफी वाकिफ होंगे। ये है टिंगल। मजोरा के मास्क में पहली बार पेश किया गया टिंगल को इस पूरी सीरीज की कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन के बारे में देखा जा सकता है। इस शानदार चरित्र की खूबियां हैं उसकी स्किन टाइट वाली हरी ड्रेस, उसका छोटा कद और हाँ, उसके परी बनने की इंटेंस इच्छा। हालांकि उसका लक्ष्य उसको पाना नामुमकिन सा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि जनाब 35 साल के हैं। ये अगली थ्योरी खास तौर से द विंड वेकर के ट्रिंगल से संबंधित है, लेकिन जनाब इस गेम की रंगीनियत को देखकर बेवकूफ बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि ये टिंगल ही असल में सबसे खराब जीव है। जब गेम का हीरो लिक पहली बार टिंगल से मिलता है तो वो उस वक्त विंडफॉल द्वीप की जेल में कैदी बना होता है, जो कि अच्छी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं है। उसे आजाद कराने के बाद उसे अपने एक ऐसे पर्सनल द्वीप पर देखा जा सकता है जिसमें एक रहस्यमय टावर भी है। टॉप पर पहुंचकर वहां आपको हूबहू उसके जैसे कपड़े पहने हुए 3 आदमी और मिलते हैं, जिनमें से 2 एक बड़े व्हील को घुमा रहे होते हैं। यहाँ टिंगल आपको समुद्र का नक्शा बनाने में मदद करता है और यहाँ तक कि वो आपकी सभी पावरफुल ट्राई फोर्स को इकट्ठा करने की खोज में आपकी मदद भी करता है। हालांकि उसके इतने मददगार
शानदार स्वभाव के बावजूद वहां पक्का कुछ तो डरावना झोल चल ही रहा है भाई। पहली बात तो यह है कि टिंगल का दावा है कि उसे बस अजीब देखने के लिए बंदी बनाया गया था, लेकिन ये देखते हुए कि विंडफॉल पर इससे भी भद्दा दिखने वाला ये इंसान मौजूद है तो भैया मुझे टिंगल के दावों पर शक है। दूसरा कि ये पहिया घुमाने वाले वो लोग साफ साफ दिखते हैं कि मर्जी के खिलाफ है वहां पर, है ना, क्योंकि जब भी आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वो काफी झिझकते हैं और नाव के बिना उनके पास वहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या है जो वो वहां पर रह रहे हैं? तो सुनिए जनाब, पूरे विंड वेकर में आप ऐसे अलग अलग द्वीपों खोज कर सकते हैं जिनमें कुछ शानदार परियां रहती हैं। ये शक्तिशाली परियां लिक की क्षमताओं को अपग्रेड कर सकती हैं, लेकिन उन तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है भैया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे महान परियां उन द्वीपों के बहुत नीचे पाई जाती हैं। परियों तक पहुंचने और बड़ी चट्टानों को हटाने के लिए लिक को बम या स्ट्रेंथ ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जरा टिंगल के द्वीप पर एक नजर डालते हैं। ये बिल्कुल किसी परी की द्वीप जैसा लगता है ना। तो दोस्तों बस इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि टिंगल के वो बंदी असली में एक ऐसी बड़ी ड्रिल को घुमा रही है जिसमें वो टिंगल सीधे नीचे परियों के देश में जा सकता है। इस पर आसानी से यकीन हो जाता है क्योंकि भैया आखिरकार उस टिंगल का आखिरी सपना ही एक परी बनना है। इसके अलावा टिंगल अपना ज्यादा समय समुद्र की मैपिंग करने में बिताता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा परी द्वीपों की तलाश कर रहा हो। खैर असलियत जो भी हो, पर मेरा ये सोच उसका दिमाग फट जा रहा है कि परियां मिल जाने पर टिंगल उनके साथ क्या करेगा? क्या वो उन्हें अपना गुलाम बनाएगा या फिर उनको खाएगा? ऊपर वाला जाने, या और तो और न जाने क्या हो। निंटेंडो ने इस भद्दे जीव को अपने एक पर्सनल गेम दे दिया है। निंटेंडो रब का वास्ता है भाई, प्लीज ऐसे बेतुके डरावने लोगों को पनाह देना बंद करो। पुरानी पीच। दोस्तों पीच और मारियो सच में वीडियो गेम की दुनिया के रॉस और रेशल हैं। एक गेम वो एक दूसरे के प्रेमी जैसे नजर आते हैं, वहीं दूसरे में वो सिर्फ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन असल में यही सच्ची थ्योरी है कि उनका रिश्ता जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। हर दिलों की धड़कन बने सुपर मारियो की गैलेक्सी में मारियो पूरी यूनिवर्स के प्लेनेट हॉपिंग के एक तगड़े एडवेंचर पर निकलता है। उसकी इस यात्रा के दौरान एक रहस्यमय चरित्र रोजालीना उसकी खूब सारी मदद करती है। दरअसल वो एक स्पेस स्टेशन चलाती है जहां वो लुमास को पालती पोसती है। ये वही प्यारे छोटे स्टार बेबी जो आखिर में बड़े होकर फिर प्लेनेट और मीटियोर्स बन जाते हैं। अच्छा है वो एक नैनी और भगवान दोनों के बराबर हो गई है क्या, है ना। खैर गेम के दौरान मारियो एक प्यारी और रंगीन कहानी की किताब के माध्यम से रोजलिना के इतिहास के बारे में जान सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब रोजलिना एक छोटी लड़की थी वो तभी अंतरिक्ष में चली गई, जहां आखिरकार उसे लुमास के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया। हालांकि ये कहानी तब एक दुखद मोड़ ले लेती है जब रोजलिना रोते हुए लुमास को बताती है कि उसकी माँ अपने घर के बड़े पेड़ के नीचे सो रही है। ये जितना भी ट्रेजिक लगे, पर इस तस्वीर को देखकर आपको जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? चलिए इस वाली को देखकर बताइए। जी हाँ, इस बात को नकारना नामुमकिन है कि रोजलिना की माँ हूबहू पीच की तरह दिखती है भाई। और अब जब अपने आंखों से आपने देख ही लिया तो बताओ क्या ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई देते? वो दोनों गोरी हैं, उनके चेहरे की विशेषताएं मेल खाती हैं और उनके बाल भी एक जैसे, और हाँ दोनों उड़ भी सकते हैं। बेशक इसका मतलब ये होगा कि पीच मर चुकी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है क्योंकि वो दोनों तो जिंदा है और एक ही गेम में मौजूद है भाई। तो दोस्तों अपनी सोच के घोड़े मत दौड़ा, क्योंकि मारियो गैलेक्सी के एंड में स्पॉइलर अलर्ट, वो पूरा यूनिवर्स उस वक्त समाप्त हो जाता है जब एक सुपर ब्लैक होल उस यूनिवर्स का सब कुछ तबाह कर देता है। फिर अचानक से रोजलिना प्रकट होती है और मारियो को बताती है कि ब्रह्मांड रिबूट होने वाला है, वहाँ की कुछ चीजें सेम रहेंगी जबकि बाकी सब अलग होगा। अगर ये पहली बार नहीं हुआ तो इसकी एकदम सही सेंस बनती है कि रोजलिना ब्रह्मांड के ऐसे वर्जन से हो सकती है जहाँ पीच की मौत हो चुकी हो। आपको याद दिला दूं कि ये मारियो एक गेम है भाई। मुझे फिर कोई ये बताएगा कि वो बॉसर और मारियो ऐसे वक्त की बात क्यों करते हैं जब यूनिवर्स खत्म होकर फिर से बनाओ? क्या सच में उन मसलों में ज्यादा दिलचस्प बातें हैं? बताइए बताइए। सब ले लो पैक। हाँ ये सच है कि पैकमैन गेम का अब कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन इस गेम की दीवानगी को बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता जनाब। ये 1981 में अमेरिका की सबसे ज्यादा नोट छापने वाली आर्केड गेम थी और 1982 तक इसमें लगभग 30 मिलियन से ज्यादा एक्टिव खिलाड़ी थे। हैरानी की बात यह है कि इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद कोई भी असल में ये नहीं बता सकता कि पैकमैन असल में था क्या। आप इसमें एक छोटी पीली चीज के रूप में खेलते थे जो एक भूल भुलैया जैसी मेज वाली जगह में बाकी छोटी पीली चीजों को खाती थी। ये कभी कभी चेरी, स्ट्रॉबेरी, घंटियां, चाबियां और क्या कहा स्टारशिप भी खाते थे हैं? वो भी तब जब सभी भूत पीछा कर रहे होते थे। दशकों से फैंस ने खेल में असल में क्या चल रहा है इस पहेली को हल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सबके हाथ खाली रह गए। जैसे इस खेल को पूरा लक्ष्य दिया गया था जितना मुमकिन हो सके उतने पैलेट्स को खाना है, या शायद उन एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेडेंट पिल्स के सिंबल ये हो सकते थे जिनका शायद पैकमैन एडिक्टेड हो चुका था। चेरी भी सिंबल ही थी जिनका आमतौर पर स्लॉट मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप किसी सब्सटेंस एडिक्शन की थीम से जोड़ते हैं। तो ये काफी हद तक सेंस बनता है कि वो अजीब वातावरण जिसमें पैकमैन नेविगेट करता है वो उसकी अपनी साइकी का सिंबल हो सकता है जो अपनी एडिक्शन के कारण पैकमैन के लिए कंफ्यूजिंग और भूल भुलैया जैसी हो गई थी। और तो और वो मेटाफेरिकल चीजें जैसे भूतों का लगातार आपका पीछा किया जाना, उनको अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल है। ये भूत पास्ट की बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अनरियलाइज्ड सपने, पास्ट के रिश्ते, गिल्ट, और इनसे छुटकारा पाना तभी मुमकिन होता है जब पैकमैन बहुत सी जरूरी गोलियां खा ले। ये अजय हो जाता है और इसके बाद ही वो इन चीजों को शांत करने में सफल होता है। सही है, ये काफी हैवी मसला था। कई बाकी थीरीज भी इसे एक ही बुनियादी ढांचे के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ट्रेविस पिट्स की कला का
एक टुकड़ा पैकमैन को 1976 के कॉस्मोनॉट निकोलाई पैकमैन के रूप में इंटरप्रेट करता है, जिसने एक मिशन के दौरान अपने 4 साथियों को बुरी तरह से मरते देखा था। सर्वाइवर गिल्ट से पीड़ित उसे एक इमरजेंसी सेडेटिव्स का एक डिब्बा मिलता है, जिसे लेने के बाद ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपने मरे हुए साथियों से दिखने वाले हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और तो और इस खेल की ज्यादा लिटरल रीडिंग कम परेशान करने वाली नहीं है। एक थ्योरी मानती है कि वो भूल भुलैया जिससे पैकमैन नेविगेट कर रहा है असल में किसी प्रकार का घोंसला, और वो पायलट्स जिनको वो खा रहा है वो अंडे हैं। क्रूर आत्माओं के बजाय ये तो भूतों को ऐसे डरावने प्राणियों के रूप में चित्रित करता है जो अपने अजन्मे बच्चों को बचाने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। वेट कीजिए, इससे तो पैकमैन एक विलन बन जाता भाई। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ सबक ये है कि अगर आप एक प्यारे गोल एक रंग के प्राणी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो भैया अपने बच्चे को पकड़ें और वहां से भाग जाएं। स्प्लैटोक्लिप्स नाउ। स्प्लैटरन में खिलाड़ी इंक्लिम्स, फिर चाहे वो इंसान हो, स्किड हो या फिर हाइब्रिड अपराधी, उनको अपने कंट्रोल में लेते हैं, जो अपनी हाई वेलोसिटी वाली स्याही बंदूकों से सड़कों पर छींटे मारते हैं। विजेता टीम वो है जिसने मैप के सबसे बड़े क्षेत्र को अपने रंग में रंग लिया हो। ये खेल इस शैली में एक यूनिक स्पिन था जिसे कई लोग कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बाकी खूंखार गेम्स के मुकाबले कम हिंसक ऑप्शन के रूप में देखते थे, लेकिन वे बिल्कुल गलत थे। पहले स्प्लैटून में आप इंसानी कंकाल के फैसिलाइज्ड अवशेषों के डरावने मंजर से होकर डिस्क और कुछ जानी पहचानी देखने वाली कंसोल तक पहुंचते हैं। इससे साफ होता है कि स्प्लैटून की वो मजेदार रंगीन दुनिया असल में पृथ्वी पर ही बुनी गई है, वो भी एक ऐसे एपोक्लिप्टिक इवेंट के बाद जिसने सभी इंसानों को मिटा दिया। लेकिन असल में हमारे साथ क्या हुआ था? खैर इस सवाल का जवाब आपको खेल के माहौल में मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्लैटून में कैरेक्टर्स काफी ऊंचाई वाले छोटे द्वीपों तक ही सीमित रहते हैं। इसके अलावा इन इंक्लिम्स का एक अजीब पहलू यह है कि जब वे समुद्री पानी के संपर्क में आते हैं तो वो मर जाते हैं। ये देखते हुए कि वो आधे स्क्विड हैं, ये काफी अजीब है ना? ये भैया ये दोनों कमियां एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं और वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे ग्रीन हाउस गैसों ने गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने से रोका तो वो आइस कैप्स पिघलने लगी और समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू होगा। ये गेम के द्वीपों और उन विशाल महासागरों की एक्सप्लेनेशन है। और हाँ, उन वाली पानी वाली मौतों का भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि असल जीवन में जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता है तो वो भी खासा गर्म और ज्यादा एसिडिक होते जाते हैं, जिसके चलते वो समुद्र के जनजीवन के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। इसका मतलब है कि इंक्लिम्स को अपने पुराने घर से बचने के लिए विकसित होने के लिए मजबूर किया गया। ये कुछ ऐसा है कि इन गेम आर्ट वर्क के इस टुकड़े में भी दर्शाया गया है। सेंटर में सही मायने में एनिमोर्फ लेवल मिड स्टेज के साथ। तो अगली बार जब आप शहर को लाल रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखें कि उस पानी के नीचे इंसानी हड्डियों का पहाड़ है भैया। अच्छी बात यह है कि पर्यावरण की पूरी तबाही इंसानी जीवन के लिए प्लेनेट को अनुपयुक्त बना रही है। भाई बस दुआ करो ये सिर्फ वीडियो गेम की कहानी हो, वरना तो गेम ओवर। पोकेलाव और पोके मैरिज। जनाब मैं पोकेमॉन कम्युनिटी से तहे दिल से माफी मांगता हूं क्योंकि ये वीडियो अब तक आप पर पहाड़ बनकर टूटी है, लेकिन उन सभी परमाणु विस्फोटों और दुष्ट भूतों ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये और भी ज्यादा बदतर हो जाए तो वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि मैं अब एक बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ। पोकेमॉन के कुछ पात्र कपड़े क्यों पहनते हैं? मेरा मतलब है कि वे जंगली जीव है ना। फिर भी कुछ पोकेमॉन जैसे जिंक्स, माचोके, हेटमोनचेन और बाकी कई जीव जंगल में पूरी तरह से कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। और एक बार जब आप ये नोटिस कर लेते हैं ये कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि उनके बिना वो दिखेंगे कैसे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि कपड़ों में लिपटे वाले जिंक्स को देखना ही मैं पसंद करूंगा भाई। खैर ये सवाल जितना भी अटपटा हो, लेकिन जनाब इसका संभावित जवाब उससे भी बुरा है। पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के मूल जापानी अनुवाद में खिलाड़ी सुनो फोक स्टोरीज 3 नाम की एक इतिहास की किताब पा सकता है। ये रीडर को बताती है कि इतिहास में एक ऐसा समय था जब लोग सच में पोकेमॉन से शादी करते थे। नहीं, मैं ये खुद से कहानी नहीं बना रहा दोस्तों। इस पुस्तक के अनुसार ये नॉर्मल बात थी क्योंकि लोगों को असल में इंसान और पोकेमॉन के बीच में कोई फर्क नहीं दिखता था। हाँ भाई क्यों नहीं, एक इंसान और बेतुकी 2 सिरों वाली तैरने वाली आइसक्रीम जिसे जबरदस्ती बैटल स्लेव बना लिया गया हो, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है भाई। खेल के अंग्रेजी अनुवाद ने फटक से इस लाइन को बदल दिया, ये निगेट करते हुए कि एक वक्त पर इंसान और पोकेमॉन एक ही टेबल पर साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन ये कपड़ों से कैसे संबंधित है? तो सुनिए, आपने देखा होगा कि ज्यादा पोकेमॉन जो कपड़े पहनते हैं वो ह्यूमन के पक्ष में ज्यादा होते हैं। 2 टांगे 2 बाजुएं, बाकी आप जानते हैं। तो बताओ क्या होगा अगर ये पोकेमॉन इससे भी ज्यादा लोगों की तरह दिखने लगे और काम करने लग जाए तो? क्योंकि वो आधे ज्यादा इंसान है। अगर उन पोकेमॉन और इंसान के मैरिज परिणाम स्वरूप बच्चे हुए तो ऐसा लगता है कि उनको पोके किड्स कहा जाएगा, जो एक इंसान और कार्टून के फीचर वाले जंगली पोकेमॉन के बीच का मुरब्बा होंगे मेरे भाई। इनमें से बहुत से इंसान देखने वाले पोकेमॉन में बच्चे और चाइल्ड थीम वाली उनकी पहली इवोल्यूशनरी स्टेजेस भी होती हैं, जैसे स्मूचम जिंक्स की बेबी स्टेज है, एलिकेट लैक्टाबस का, मैम्बी मैगमार का और टायरॉग हिटमॉन परिवार का। देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको वार्निंग दी थी, अगर आप क्लॉइस्टर के लिए अब आपकी फीलिंग बदल जाए तो जनाब मुझसे नाक मत चढ़ाना। तो बताओ दोस्तों, इन भद्दी और अजीब थीरीज के बाद आपको अपने बचपन की गेमिंग मेमोरीज में कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपके पास इससे भी कोई डरावनी थीरी है जो मुझसे छूट गई? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।